Shireen John, would you please read for us one-person company? One-person company. The Companies Act 2013 introduced a new class of companies which can be incorporated by a single person. तो सर ये जो कंपनीज एक्ट में वन पर्सन कंपनी का जो फंडा है ये 2013 से ही आया है। इससे पहले ओपीसी नाम की चीज नहीं हुआ करती थी। ठीक है, आगे। Subsection 62, Section 2, the Companies Act 2013 defines one-person company as a company which has only one person as a member. इसी से डिफाइन किया गया है वन पर्सन कंपनी क्या, विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। ठीक है, कल अपन ने एक बात पढ़ी थी कि सर यदि ओपीसी में ये जो वन मेंबर है या तो इसकी डेथ हो जाती है और या फिर देर इज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी इसकी खत्म हो जाती है, तो फिर इसकी जगह पे कौन जगह लेता है भाई इसकी ओपीसी में? इस मेंबर को कौन रिप्लेस करता है? Nominee. नॉमिनी रिप्लेस करता है। ठीक है, नॉमिनी रिप्लेस करता है इसको ओपीसी को, और ओपीसी का काम चलता रहता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट लगता है, जब तक कि वाइंड अप नहीं करेंगे तब तक चलती रहेगी। लेकिन यदि मैं एक नॉर्मल कंपनी की बात करूं, नॉर्मल कंपनी से फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, ओपीसी की नहीं, जो नॉर्मल कंपनी है उसकी बात करूं, तो सर उसमें मान लीजिए मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये चार जने हैं, इन्होंने कंपनी खोली हुई है। मिस्टर बी की यदि डेथ हो जाती है तो इनकी जगह पे कौन आएंगे रे? इनकी जगह पे कौन आएंगे? क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल कंपनी में तो नॉमिनी का कंसेप्ट होता ही नहीं है, तो इनकी जगह पे मिस्टर बी की जगह पे कौन आएंगे इनको रिप्लेस करने के लिए? बताओ। बताओ यार, जल्दी बताओ। सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यस, इनके जो एलआरस हैं, जैसे कि इनकी वाइफ, इनके जो भी बच्चे हैं, सन या फिर डॉटर्स, वो यहाँ पर आएंगे, इनको रिप्लेस करेंगे, वो यहाँ पर मेंबर बन जाएंगे। लेकिन ओपीसी में एलआर का कोई रोल नहीं होगा। ओपीसी में वो नॉमिनी आएगा यहाँ पर और मेंबर बन जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट फाइन? ओबीसी का कंसेप्ट इस तरीके से चलता है। ठीक है सर, आइए आगे पढ़ते हैं। प्लीज रीड फर्दर। One-person company has been introduced to encourage entrepreneurship and corporatization of business. OPC differs from sole proprietary concern in an aspect that OPC is a separate legal entity with the limited liability of the members, whereas in the case of sole proprietary, the liability of owner is not restricted and it extends to the owner's entire assets, constituting of official and personal. सर ये बात आपको कल भी मैंने समझाई थी कि सर ओपीसी का कंसेप्ट आने से पहले यदि सिंगल पर्सन मिस्टर ए को बिजनेस स्टार्ट करना था तो इनके पास में एक ही ऑप्शन था, दैट वाज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी सोल प्रोप्राइटर की। यदि ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अपनी देनदारियां, लाइबिलिटीज नहीं चुका पा रही है तो इसका जो प्रोप्राइटर होता था उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुआ करती थी। जबकि ओपीसी में कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस या कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस का फायदा उठाया जा सकता है। यहाँ पर जो सोल मेंबर है या उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है। ठीक है, ये फायदा सिंगल पर्सन को भी मिल लेगा क्या? आगे पढ़ गई। The procedural requirements of an OPC are simplified through exemptions provided under the Act in comparison to the other forms of companies. दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में ओपीसी को खोलना चलाना बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि सिंगल पर्सन है इसलिए बहुत ज्यादा टीम टाम नहीं किया गया है यहाँ पर।
बहुत आसानी से चला पाओगे। आगे According to Section 31C of the Companies Act, 31C नहीं है, इसको कैसे करोगे? सबसेक्शन सी, सबसेक्शन सी of subsection 1 of section 3, 31C करके सबसेक्शन सी क्लॉज सी, सॉरी, तो कैसे पढ़ोगे? क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 31C या तो पढ़ लो 31C, पर ज्यादा सही तरीका क्या है? क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऐसे पढ़ रही इसको। Clause C of subsection 1 of Section 3 of the Companies Act 2013. OPC is a private limited company with a minimum paid up share capital as may be prescribed and has at least one member. देखो यहाँ पर section subsection 62 of section 2 of the Companies Act defines one person company as a company which has only one person as a member, और दूसरा क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 में लिखा गया है ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड हैज एटलीस्ट वन मेंबर। ये एटलीस्ट का मतलब ये मत समझना कि एक से ज्यादा भी चलेंगे, एंड हैज वन मेंबर ऐसे करना है इसको, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। तो सर ओपीसी क्या? जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतनी एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। सर कुछ प्रेस्क्राइब किया गया है क्या? प्राइवेट कंपनी में पढ़ा था क्या कुछ प्रेस्क्राइब किया गया है? अभी तक प्राइवेट कंपनी के लिए भी प्रेस्क्राइब नहीं किया गया। तो इससे इसका जो छोटा फॉर्मेट है ओबीसी, क्या उसको भी खोलने के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब करेंगे? अरे नहीं सर, उसको खोलने के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब नहीं, इससे बड़े फॉर्मेट के लिए नहीं करी, इससे छोटे फॉर्मेट के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो ओपीसी वो जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतनी आज में भी प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब कुछ नहीं किया गया है, ठीक है, ये देख लो मिनिमम पेड अप कैपिटल नो लिमिट प्रेस्क्राइब, ठीक है, एंड हैज वन मेंबर, बस ऐसे याद रख लेना। चलिए आइए चलते हैं सिग्निफिकेंट पॉइंट्स की तरफ। ओपीसी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स फटाफट पढ़े एक एक करके। Only one person as member. Next. Minimum paid up capital, no limit prescribed. Okay. The memorandum of OPC shall indicate the name of the other person who shall, in the event of the subscriber's death or his incapacity to contract, become the member of the company. इसका बात कर रहे हैं नॉमिनी का। देखो हर कंपनी को दो डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, एक तो होता है एमओए, एक होता है एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो नॉर्मल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अराउंड 6 क्लॉजेस आते हैं। जब हम एमओए का टॉपिक उठाएंगे तब देखेंगे कि वो 6 क्लॉजेस कौन से हैं। ओपीसी के एमओए में एक क्लॉज और आता है जिसे नॉमिनी क्लॉज बोला जाता है। नॉमिनी कौन होता है आपको पता है, तो उस इस क्लॉज में उस बंदे का नाम लिखा होगा जो इन द इवेंट ऑफ वन पर्सन की डेथ, वन मेंबर की डेथ या फिर उसकी इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के केस में वो आके वन मेंबर बन जाएगा। तो ये एक एडिशनल क्लॉज आएगा। ये कहाँ नॉमिनी का नाम कहाँ मेंशन होएगा? उस कंपनी ओपीसी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होएगा। पढ़ वही नेक्स्ट। The other person whose name is given in the memorandum shall give his prior consent in prescribed form, and the same shall be filed with the registrar of companies at the time of incorporation. जो दूसरा बंदा है यानी कि नॉमिनी, आप जिसे भी अपनी ओपीसी में नॉमिनी बनाना चाह रहे हो उसको ऐसे ही बना दोगे क्या, या पहले उसकी भी कंसेंट लोगे कि तू नॉमिनी बनेगा क्या मेरी कंपनी में? तो सर कंसेंट लेनी जरूरी होती है। जिस भी बंदे को आप नॉमिनी बना रहे हो उसकी पहले कंसेंट लो, और वो कंसेंट भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सर ओपीसी एक कंपनी है, वन पर्सन कंपनी एक कंपनी है, तो सर रजिस्टर किए बिना तो फॉर्म हो नहीं सकती। रजिस्टर किसके पास में कराओगे? आरओसी के पास में आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में। तो जब आप ओपीसी को रजिस्टर करा रहे होगे तो सर एमओए में जिस बंदे का नाम नॉमिनी जैसे लिखा हुआ है उस एमओए के साथ में इसकी कंसेंट भी लगाओगे, कंसेंट वाला पेपर भी लगाओगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, ठीक है।
क्या उस बंदे को जो नॉमिनी बना है बाद में वो नॉमिनी नहीं रहना चाहता है, तो क्या उसको राइट नहीं होना चाहिए अपनी अपनी कंसेंट को विड्रॉ करने का? बिल्कुल, उसको भी राइट होना चाहिए, यानी कि नॉमिनी भी अपनी कंसेंट वापस विड्रॉ कर सकता है कि मुझे नॉमिनी नहीं बने रहना है इस कंपनी में। और जो वन पर्सन है या जो सिंगल मेंबर है, उसको भी इच्छा होती है कि मैंने अभी तो मिस्टर एक्स को नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है, अब मैं इनको हटा के मिस्टर वाई को नॉमिनी अपॉइंट करना चाहता हूं, तो वो भी कर सकते हैं। दोनों में से जिसकी इच्छा हो रही है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, पढ़ भाई इसको। The member of OPC may at any time change the name of such other person by giving notice to the company, and the company shall intimate the same to the registrar. देखो इधर प्रोसेस कैसे होएगा कि सर, देखो सच अदर पर्सन यानी कि नॉमिनी में बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, बिल्कुल वो भी कर सकता है। एंड द मेंबर ऑफ ओबीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन यानी नॉमिनी बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी। यानी कि अब ये जो वन पर्सन है इसको नॉमिनी चेंज करने की इच्छा हुई है, तो ये वन पर्सन किसको नोटिस देगा? सर ये कंपनी को नोटिस देगा। और फिर कंपनी किसके साथ में फाइलिंग करेगी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में फाइलिंग वाली प्रोसेस करेगी फॉर दी चेंज्ड नॉमिनी, फॉर दी चेंज्ड नॉमिनी। ठीक है, वन पर्सन किसको बोलेगा? कंपनी को नोटिस देगा, कंपनी फाइलिंग करेगी। यार मतलब बीच में जबरदस्ती का एक स्टेप डाल दिया, क्योंकि कंपनी फाइलिंग करती है आरओसी के साथ में, इसलिए। ठीक है, पढ़ो इसको, नेक्स्ट पॉइंट को। Any such change in the name of the person shall not be deemed to be an alteration of the memorandum. अब देखो सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नॉर्मल कंपनीज जो भी होती हैं, ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कंपनीज जो भी होती है ना, उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जब भी एमओए में कोई भी चेंज करना होता है, जैसे एमओए में क्या क्या क्लॉजेस होते हैं, तुम लोग को ध्यान है? बताओ। एमओए में 5-6 क्लॉज। नेम क्लॉज कि कंपनी का नाम ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज कि सर कंपनी काम क्या करेगी, कंपनी कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ में बनी हुई है, इस तरीके से क्लॉजेस होते हैं। नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, कंपनी की मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है कि अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है कि लिमिटेड बाय गारंटी है, ये सब कहाँ आएगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसे 5-6 क्लॉजेस आएंगे। हर क्लॉज अपने आप में एक धमाका है। धमाका इन द सेंस, सर कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, कंपनी टॉयज ट्रेडिंग के लिए बनी है या कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनी है या किस चीज के लिए बनी है, ये यदि अपने को जानना हो तो अपन को उस कंपनी का क्या उठा के देखना है? एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज उठा के देखना है। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो। कंपनी का नाम है, मान लो देव एंड देव टॉयज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का नाम मान लो ये है। अब इसमें से किसी भी चीज में चेंज करना है, यदि कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है, यदि कंपनी अपने बनने का ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है कि अभी तक तो मैं टॉयज के लिए बनी थी, अब मैं टॉयज के साथ में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी करूंगी। ठीक है, मेरी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, मेरे कैपिटल क्लॉज, मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख रुपए है, मैं इसे और बढ़ा के 10 लाख रुपए करना चाहती हूँ। कोई भी चेंज करना है एमओए में तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपके नाम में चेंज हो रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव में चेंज हो रहा है, मेंबर्स की लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है, इट इज अ वेरी 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 बिग थिंग। तो सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को में यदि अल्टरेशंस करने हैं या चेंजेस करने हैं, तो सर उसके लिए 2 तरीके के रेजोल्यूशंस लगते हैं। रेजोल्यूशन अभी बताऊंगा क्या होता है। एक तो होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जो कि कंपनी की जनरल मीटिंग्स में होते हैं, जो कि कंपनी की जनरल मीटिंग में होता है। आपने सुना है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है, पापा के पास में नोटिस आया, पापा जिस कंपनी में शेयर होल्डर है
वो कंपनी की एनुअल सालाना जनरल मीटिंग है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, ईजीएम है। सालाना नहीं, बीच में ही मीटिंग बुलाने की जरूरत पड़ गई तो हमने ईजीएम बुलाई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। ठीक है सर। इस मीटिंग में जिनके पास में वोटिंग राइट्स हैं फिर वो वोट करते हैं। तो फिर इस प्रोसेस को क्या है, रेजोल्यूशन चेंज करने की प्रोसेस को क्या है, रेजोल्यूशन पास करने को बोलते हैं। जब बात छोटी है, नॉर्मल सी बात है चेंज करने की, तो 50% लोग भी जिनके पास में वोटिंग राइट्स है वो मान जाए, उसी से चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये छोटी बात है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से चेंज हो जाएगा। जब बात बहुत बड़ी है, जैसे कंपनी का नाम चेंज करना, कंपनी का ऑब्जेक्टिव चेंज करना, कंपनी का कैपिटल चेंज करना, तो वो बात बड़ी है भैया, इसलिए उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है कम से कम 75% ऑफ द पीपल आर वांटिंग दैट चेंज, उस चेंज के फेवर में हाँ बोल रहे हैं, कम से कम 75%, तो ही वो चेंज लागू होगा। तो वो चेंज स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू लागू होगा। क्या तुमको इतना मीटिंग, एजीएम, ईजीएम, रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो मीटिंग में पास होता है और स्पेशल रेजोल्यूशन जो मीटिंग में पास होता है, इतना ज्ञान समझ में आया या नहीं आया? बोलो हाँ या ना, बोलो रे, समझ आया या नहीं आया? ईशा बांगड़, शेट्टी, पंचा Yes. शर्मा, शरीन जॉन, आया या नहीं आया, या वापस Yes. आया बोलो? सर। वंशा शर्मा, Yes, कंपनी में जनरल मीटिंग्स होती हैं, या तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। जिन मीटिंग में किसी मैटर पे डिसाइड करने के लिए या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो भी नॉर्मल मैटर है, तो उसमें 50% लोग भी हाँ कर दें तो वो मैटर अडॉप्ट कर लिया जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, उसमें कम से कम कंपनी के 75% लोग हाँ भरेंगे तो ही वो चेंज माना जाएगा। तो सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के किसी भी क्लॉज में, चाहे वो नाम वाला क्लॉज है चाहे ऑब्जेक्ट वाला क्लॉज है, सर उसमें चेंज कैसे हो पाएगा? सर ये बहुत बड़ा मैटर होता है, तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। क्या तुमको नॉर्मल कंपनी की वर्किंग समझ में आई? बोलो हाँ या ना। Yes. अब आते हैं अपन ओपीसी की तरफ। सर ओपीसी में नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज वगैरह वगैरह, लाइबिलिटी क्लॉज, ये सब तो है। लेकिन एक और क्लॉज आ रहा है, नॉमिनी क्लॉज। नॉमिनी खुद छोड़ के जा रहा है और इसकी जगह पे नया नॉमिनी आ रहा है। ये इतनी नॉर्मल बात है कि जब एमओए के, जब ओपीसी के 1% कंपनी के एमओए के नॉमिनी क्लॉज में चेंज हो रहा है, ये बड़ी ही नॉर्मल बात है। हम इसमें कोई तरीके का रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे, चाहे ऑर्डिनरी चाहे स्पेशल। क्या तुमको ये बात समझ में आई? ये बहुत नॉर्मल बात है। कोई नॉमिनी छोड़ के जाना चाह रहा है, उसकी जगह पे नया नॉमिनी आ रहा है, तो सर एमओए के नॉमिनी क्लॉज में चेंज करना पड़ेगा, नए आदमी पुराने का हटा के नए वाले का डालना पड़ेगा। सर इट इज सच अ नॉर्मल थिंग, any such change in the name of the person shall not be deemed to be an alteration of the memorandum। यानी हम मेमोरेंडम में ये चेंज, ऐसा कोई ऑल्टरेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, हम मानेंगे ही नहीं। कोई ऑल्टरेशन हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, हम मानेंगे ही नहीं। जब मानेंगे ही नहीं कोई चेंज हो रहा है, तो क्या हमको रेजोल्यूशंस पास करने की जरूरत रहेगी? नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। अच्छा एक एक बात और बताओ, ओपीसी में तो एक ही मेंबर होता है ना, तो क्या इस अकेले मेंबर के पास में 100% वोटिंग पावर नहीं रहती है? बताओ। नॉर्मली हाँ सर। 2 मेंबर या 7 मेंबर या जो भी है वो होंगे, वहां पर प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इसलिए उसको इस प्रॉब्लम से हटा के छोड़ ही दिया कि भैया कोई चेंज, यदि नॉमिनी में चेंज हो रहा है तुमको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो हम मेमोरेंडम में चेंज मानेंगे ही नहीं, इसलिए चेंज वाली प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी।
ये सब ध्यान रखना ओपीसी में। नेक्स्ट आ जाओ, कौन ओपीसी में मेंबर बन सकता है और कौन उस ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। आओ इसको पढ़ते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, धीमे धीमे पढ़ते जाना। शिरीन। Only a natural person who First, is he should be a natural person. Second, who is? an Indian citizen. Third, whether resident in India or otherwise, चाहे वो भारत में रहता है या नहीं रहता है। लेकिन फोर्थ, And has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediate preceding financial year, पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो इंडिया में कम से कम 120 दिन या उससे अधिक रुका हो, वो ही एलिजिबल होता है टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी। ठीक है, वो ही एलिजिबल होता है टू बिकम अ नॉमिनी फॉर दैट सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी। मतलब ये दोनों की क्वालिफिकेशन सेम ही है, नॉमिनी बनने की और ओपीसी का मेंबर बनने की। ठीक है, आगे बढ़ो। No person shall be eligible to incorporate more than one OPC or become nominee in more than one such company. सर, मिस्टर ए एक बार में एक ही ओपीसी खोल सकते हैं, यानी कि एक ही ओपीसी के मेंबर बन सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बार में ओपीसी 1 के भी मेंबर हैं और उसी समय ओपीसी 2 के भी मेंबर हैं। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मिस्टर ए जो है वो एक बार में एक ओपीसी के ही नॉमिनी हो सकते हैं, एक साथ दो ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे एक तीसरी सिचुएशन और निकलती है कि ठीक है, हमने बोला एक बार में एक से ज्यादा ओबीसी के मेंबर नहीं बनना है, ठीक है, एक बार में एक से ज्यादा ओबीसी में नॉमिनी नहीं बनना है, लेकिन एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम he can be a member in one OPC and nominee in another OPC. That is very much possible. और इसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को भी मैंने आपको कल समझाया था, जो याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। No minor shall become member or nominee of the OPC or can hold share with beneficial interest. तो ओपीसी में माइनर के लिए कोई जगह नहीं है, ना तो मेंबर बन सकता है, ना वो शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट, कुछ भी बोल लो, इसको बस बोलना है ओपीसी में माइनर के लिए कोई जगह नहीं। आगे, Such company cannot be incorporated or converted into a company under Section 8 of the Act, though it may be converted to private or public companies in certain cases. सर ओपीसी जो है 1% कंपनी, सर ना तो ये सेक्शन 8 कंपनी की तरह बन सकती है, सेक्शन मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए कभी नहीं बनाई जा सकती। ओपीसी कभी भी इस पर्पस के लिए नहीं बनाई जा सकती है, ना ही बाद में इसे सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि ओपीसी और चैरिटेबल कंपनी का साथ में कुछ लेना देना नहीं है। ओपीसी हमेशा नॉर्मल पर्पस यानी कि बिजनेस पर्पसेस के लिए ही खोली जा सकती है। इट कैनॉट बी ओपन फॉर चैरिटेबल पर्पस, नंबर 1। हाँ, ओपीसी को आप एक बार खुलने के बाद में एक फुल फ्लेजेड प्राइवेट कंपनी या एक फुल फ्लेजेड पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Such company cannot carry out non-banking financial investment activities, including investment in securities of anybody corporate. Anybody corporate, सर जिस तरीके से ओबीसी सेक्शन 8 और ओबीसी का कोई संबंध नहीं होता है, उसी तरीके से ओबीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी वाली चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। जैसे मैंने बताया था ना, एक तो होता है बैंक जो फाइनेंशियल एक्टिविटी करता है, एक होता है एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जैसे बैंक में तो आपने सुना है एचडीएफसी बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया। सर उसी तरीके से कुछ फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो बैंक नहीं है लेकिन फिर भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल
कंपनी, जैसे कि मुथूट का नाम सुना होगा आपने, मुथूट जो गोल्ड लोन बांटता है सर। उसी तरीके से LIC हाउसिंग फाइनेंस, सर हाउसिंग में फाइनेंस के लिए काम करते हैं, NBFCs हैं। तो सर ऐसे कामों में ओपीसी इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, इनके लिए ये बहुत छोटा फॉर्मेट है, ठीक है। तो ओबीसी कैनॉट कैरी ऑन NBFC नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि इंक्लूडिंग ओपीसी को किसी दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है, ठीक है। इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, आप छोटे अपने काम करने के लिए बनाया गया उसी काम में रहो। लास्ट पढ़ भाई। If one person, company, or any officer of such company contravenes the provisions, they shall be punishable with fine, which may extend to 10,000 rupees, and with a further fine, which may extend to 1,000 rupees for every day after the first day during which such contravention continues. यदि 1% कंपनी या उसके किसी भी ऑफिसर ने ओपीसी से रिलेटेड कोई भी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन किया, यानी उसको तोड़ा है, तो उन पे फाइन लगेगा, ठीक है। विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, विच फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस पे पहला दिन जब आपने कोई भी गड़बड़ काम कर दिया। सर क्या क्या गड़बड़ काम हो सकते हैं, जरा देखो कि सर आपने ऐसे बंदे को नॉमिनी बनाने की कोशिश कर ली जो कि नॉमिनी बनने के लायक ही नहीं था, ठीक है। आपको नॉमिनी में चेंज की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में देनी होती है, वो आपने दी ही नहीं, ठीक है। आपने ओपीसी जो है वो उसको जो है ना प्रॉपर तरीके से जो बातें, मतलब एक बंदा एक से अधिक ओबीसी में यदि नॉमिनी के तौर पे इंक्लूड हो गया, अरे भाई ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसी कोई भी गड़बड़ हो रही है तो सर उस ओपीसी जो है वो ओपीसी के ऊपर भी फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, और उस जिस ओपीसी ने गड़बड़ किया उसके मेंबर के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। सर कितनी लगेगी, पहला इंस्टेंट जब आपने गड़बड़ी की है सीधा एक तो 10,000 रुपए का थप्पड़ लगेगा आप पे, पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगी। और सेकेंड डे से मान लो जितने भी दिन तक ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रही है, जहां तक आप गड़बड़ी करते रहे हो, सेकेंड डे से हर दिन के लिए 1,000 रुपीज एट द रेट ₹1,000 पर डे, एट द रेट ₹1,000 पर डे। पहले दिन के लिए नहीं, सेकेंड डे से 1,000 रुपीज पर डे। मान लो आपने टोटल 10 दिन प्रॉब्लम करी है, तो पहला दिन तो 10,000 रुपए, सेकेंड डे से फिर 9 दिन बचे तो 9 दिन के एट द रेट 1,000 रुपीज पर डे 9,000 रुपीज हो जाता है। तो 10,000 प्लस 9,000 टोटल 19,000 रुपीज का आपको आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ये 10,000 रुपीज विद अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच सच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू। पहले दिन के लिए तो हमने 10,000 रुपए की थप्पड़ लगा ही दी है, ठीक है। Here the member can be the sole member and director, ठीक है। वही मेंबर, सोल मेंबर अकेला मेंबर तो होगा ही, और वही मेंबर डायरेक्टर भी होगा इन दी कंपनी, ठीक है। इसी के साथ में सर, हाँ जी सर अगर मेरा मन किया कि मेरे को नॉमिनी चेंज करना है, तो अगर मैं चेंज करती हूँ तो मेरे पे पेनल्टी लगेगा? चेंज करो आप, नॉमिनी आपको चेंज करना है ना। मान लो मनसा शर्मा ने एक ओपीसी खोली, उस ओपीसी में पहले नॉमिनी होती थी शिरीन जॉन, लेकिन है ना मनसा का मन किया, मनसा का मन बड़ा ही चंचल है, तो मनसा का मन किया हटाओ शिरीन जॉन को, मैं तो ईशा बांगड़ को नॉमिनी लूं, ठीक है। तो सर इसका प्रोसेस है ना, आपको क्या है, सबसे पहले ईशा बांगड़ से कंसेंट लेनी पड़ेगी, फिर ईशा बांगड़ ने अपनी कंसेंट दी, वो आपको कंसेंट टाइमली, अब दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ चेंज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो फिर आपको इसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी इसे इन्फॉर्म करना करेगी आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। तो आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसमें फाइन क्यों लगेगा भाई,
यदि आपने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके चेंज किया है तो। बात समझ में आई? यस। ठीक है, नहीं किया है तो डंडे पड़ेंगे। मम्मी पापा ऐसे ही डंडे मारते थे या कुछ गड़बड़ करते थे तब डंडे मारते थे, या जब मन में आया चलो आज हाथ में खुजली हो रही चलो देव पसारी या मंशा को मचकाते हैं, ऐसा थोड़ी बोलते हैं यार। वो तो कोई तुम प्रॉब्लम करोगे तभी तो मम्मी पापा डांटेंगे। चलो, तो ये था अपना ओपीसी। तो इसी के साथ में हमने प्राइवेट कंपनी वाला पूरा काम कर लिया है। क्या क्या काम कर लिया है? एक तो प्राइवेट कंपनी के अंडर फुल फ्लेजेड प्राइवेट कंपनी समझ लिया था, ये तो पहले ही कर लिया था। देन वी हैव अंडरस्टूड स्मॉल कंपनी, देन वी हैव अंडरस्टूड ओपीसी। तो अपना नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से जो कैटेगराइजेशन था उसका प्राइवेट कंपनी फिनिश हो गया है। अब हम आते हैं पब्लिक कंपनी की तरफ। अब हम आते हैं पब्लिक कंपनी की तरफ। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे देयर इज नो लिमिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे देयर इज नो लिमिट। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? करें, पब्लिक कंपनी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पब्लिक कंपनी, ठीक है शिरीन जॉन? Public company, subsection 71 of section 2. Public company means a company which is not a private company and has a minimum paid up share capital as may be prescribed. एक दिन क्या हुआ, देखो डेफिनेशन पढ़ो फिर समझाता हूं। पब्लिक कंपनी मींस ऐसी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। क्या कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रेस्क्राइब की गई कि कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए पेड अप कैपिटल है तो ही आप पब्लिक कंपनी खोल सकते हो ना? सर हो उतनी मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में भी प्रेस्क्राइब अभी तक कुछ नहीं किया गया है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट एज ऑफ डेट। ठीक है, तो सर अपने को याद कैसे रखना है? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, वो ऐसी कंपनी है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है ये हमने बड़े डिटेल में पढ़ा था। प्राइवेट कंपनी क्या है कि सर जिसमें रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 जन होते हैं। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल उतनी है एज में भी प्रेस्क्राइब्ड अभी तक कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, जहां पर ये 200 की काउंटिंग कैसे होगी तो एक एक चीज हमने प्राइवेट कंपनी में डिटेल में पढ़ी है। तो सर पब्लिक कंपनी को तो बहुत इजी डेफिनेशन दे दी है। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। चलो इसको याद रखते हैं। कैसे याद रखेंगे? एक दिन क्या हुआ, मनसा शर्मा, शिरीन जॉन और ईशा बांगड़ और देव पासारी और ईशा शेट्टी और रिया, ये क्या है, मांगुर नगर में इनऑर्बिट मॉल के पास में एक एक्वेरियम खुला हुआ था, उधर घूमने गए। एक्वेरियम समझते हो ना क्या होता है? यस सर। है वहां पर कोई एक्वेरियम है या नहीं है? नहीं नहीं सर। नहीं है। अच्छा, पहले इनऑर्बिट मॉल के अंदर एक छोटा सा एक्वेरियम हुआ करता था ना, या वो हट गया है? सर उसको बहुत पहले हटा दिया था। उसको क्या किया था मान्यमी? हटा हटा दिया। उसको हटा दिया, ओके। तो एक दिन ये सब लोग, भान्यमी को तो मैं भूल ही गया, भान्यमी ये सब सारे फ्रेंड्स जो हैं इन्होंने कहा चलो आज पढ़ाई से बहुत बोर हो गए हैं, आज हम एक्वेरियम घूमने जाएंगे, अलग अलग मछली देखेंगे। ठीक है साहब। तो वहां जाके अपने देव ने पूछा, वो जो एक्वेरियम का ओनर था उससे पूछा कि यहाँ तो इतनी सारी फिशेस तैर रही हैं, क्या आप मुझे एक बात बताएंगे? कि हाँ। उसने बोला सर इसमें से है ना मेल कौन सी है और फीमेल मछली कौन सी है? तो अब एक्वेरियम वाले ने जवाब दिया, देखो जो तैर रहा है वो तो है मेल, और जो तैर रही है वो है फीमेल मछली। देव ने भी बोला ओके ठीक है। आंसर कुछ नहीं मिला, एक्वेरियम वाले को पता नहीं था, तो उसने ऐसे जवाब दिया जो तैर रहा है वो मेल है और जो तैर रही है जो फीमेल है।
उसी तरीके से हमारे कंपनीज एक्ट ने पब्लिक कंपनी को कैसे डिफाइन किया है? सर, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। आंसर को डायरेक्टली देने की बजाय घुमा दिया कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, जस्ट लाइक दिस। तो क्या अब याद रह जाएगा पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन? सर, जो ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है प्लस ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है प्लस उसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल उतनी जितनी की प्रेस्क्राइब की हुई हो। सर, प्रेस्क्राइब अभी तक कुछ भी नहीं की गई है, वो पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है सर। सेक्शन 3 से आ रहा है कि सर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स। सेक्शन 3 से ही आ रहा है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स, और सेक्शन 3 से ही आ रहा है ओपीसी में मिनिमम और मैक्सिमम 1। तो सर ये कहाँ से आ रहे हैं मिनिमम वाली बात? सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट से आ रहा है। ठीक है, बाकी प्राइवेट और पब्लिक के सेक्शन जो भी हैं वो आपको याद रखने हैं तो आप जरूर रखिए। तो ये हो गई पब्लिक कंपनी की बात कि पब्लिक कंपनी को ऐसे डिफाइन किया। आगे और डेफिनेशन पढ़ो भाई इसको। Provided that a company. एक मिनट शिरीन जॉन, एक मिनट। आप लोगों का समय खत्म हो रहा है तो सेम लिंक पे एक बार रिज्वाइन करो।